नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई इजी टू स्टार्ट में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम वर्ण रचना के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये वाला टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसएससी जीडी, इसके साथ आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम रहता है, इसके साथ आपके जो पुलिस के एग्ज़ाम रहते हैं, साथ ही जो बस कंडक्टर एंड ड्राइवर की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, उन सभी के लिए ये वाला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चों, इसके साथ-साथ हम बात करें कि जो अदर स्टेट एग्ज़ाम के जो टेस्ट रहते हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम जो रहते हैं, जहाँ पे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वहाँ पर भी आपका ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चों, साथ-साथ में आजकल हमारे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहते हैं या फिर जो हम बात करें स्कूल या कॉलेज में जो एंट्रेंस टेस्ट रहता है, वहाँ पर भी आजकल हिंदी लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें भी हमारे लिए वर्ण रचना का टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बच्चों, इस टॉपिक में जब हम आएँगे तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण तथा घोष, अघोष तथा महाप्राण के बारे में अच्छे से डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की ओर और सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की डेफिनेशन क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहा जाता है? ये भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। किसे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वर्ण। तो वर्ण को कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को। अगर हम इसमें बात करें कि क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, तो हमारा आंसर आता है इनके टुकड़े कभी भी नहीं किए जा सकते हैं। और पूरे के पूरे वर्णों के पूरे के समूह को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी कि अ से लेके य तक के जितने वर्ण आते हैं, इन सभी को एक समूह में अगर हमें बोलना हो तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि वर्णों के पूरे समूह को क्या बोला जाता है, तो हमारा आंसर आएगा वर्णमाला कहते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे पास कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। अ से लेके य तक के वर्णों की संख्या कितनी कहलाई जाती है? 52 कहलाई जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है यहाँ पे कि वर्ण ऐसे भाषा में ऐसा कौन सा शब्द है या फिर वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वह कहते हैं। बच्चे, इसके साथ में अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि भाषा अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। बच्चे, जब भी हम किसी को अपनी अभिव्यक्ति या पहचान बताते हैं, तो वहाँ पर भी जो हम भाषा का माध्यम रहता है, तो सबसे पहला उसमें सबसे छोटा क्या रहता है? माध्यम वर्ण कहलाता है। वर्णों के परस्पर मेल से हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के परस्पर मेल से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई कौन सी रही? हमारी वर्ण रहती है। अगर फिर से पूछा जाएगा कि भेद की इसमें कुल संख्या कितनी है वर्णों की, तो कितनी रहेगी? 52 रहेगी, जो अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वर्ण क्या रहती है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाई जाती है। वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। चाहे अगर मैंने अभी बोला कि टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यहाँ पे अ भी लिखा गया था बच्चों, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ना ही य के टुकड़े किए जा सकते हैं, ना तो क के टुकड़े, यानी कि ये वर्ण होते हैं, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से भाषा अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या रहेगी? इनकी 52 रहती है। और यही एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा, तो मूल वर्णों की संख्या कितनी रहती है? 44 रहती है। किस प्रकार से बनती है ये? हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर। जब इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास कुल कितने वर्ण आते हैं? मूल वर्ण 44 कहलाए जाते हैं और कुल वर्ण पूछे जाएंगे तो 52 रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि वर्ण रचना के भेद कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण रचना के भेदों के बारे में बात की जाएगी तो वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 पे आता है हमारे पास वायु संवेग के आधार पर, नंबर 3 पे हमारा आता है तारत्व या प्रकम्पन के आधार पर। तो इनको भी हम डिटेल से 1 बाय 1 हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो कितने भेद होंगे? हमारे पास 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास एक स्वर होता है, दूसरा हमारे पास व्यंजन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है। साथ ही स्वर हमारे
ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में स्वतंत्र अस्तित्व होता हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण करने में किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जाए कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व हो, साथ ही साथ इसके साथ हम बोलें कि जिनकी अपनी अपनी मात्राएं हों, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि मैंने अभी बोला कि जिनकी अपनी मात्राएं होती हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में बात की जाए तो कितनी संख्या रहती है? 11 संख्या होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे बोला कि इनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए बच्चों कौन कौन सी अपनी अपनी मात्राएं होती है। यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि आ से, यानी कि आ की मात्रा होती है इस प्रकार से। यानी कि कोई शब्द हम लिखते हैं जैसे काम, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी मात्रा लगाई गई है, तो ये आ की मात्रा लगाई गई है। इसी प्रकार से छोटी ई, यानी कि उच्चारण करते हैं ई, तो इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। तो बड़ी ई, तो इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी ई। इसी प्रकार से ऊ है, तो ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी, और बड़ा ऊ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से। और ये जो री है, इसकी मात्रा हमेशा ही पैरों में इस प्रकार से री की तरह लगाई जाती है। अब ए है बच्चों, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, जबकि ए है इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, इनकी मात्राओं का भी साथ साथ में ध्यान में रखिएगा, ताकि आगे हमें आसानी हो जब हम संधि विच्छेद पढ़ने वाले हैं उसमें। इसकी प्रकार से ओ, इस प्रकार से इसकी मात्रा रहेगी, जबकि औ में इस प्रकार से इनकी मात्रा रहती है। बच्चों यहाँ पे हमने सभी इनकी मात्राओं के बारे में देखा है, किंतु एक ऐसा वर्ण था जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती, और एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है। तो हमारे पास आंसर रहेगा अ। इसकी क्या है बच्चों? अपनी अपनी, इसकी कभी भी अपनी मात्रा नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाएगा तो कम शब्द लिखा गया है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि मात्रा किसकी है तो अ की मात्रा, बट किंतु ये शो नहीं होती है, यानी कि इसी में क में सम्मिलित रहता है अ। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद है बच्चों स्वरों के भेद। देखते हैं कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो मुख्यतः शब्दों की 2 भेद माने जाते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। बच्चों यहाँ से डेफिनेशन पे थोड़ा जोर देना। मैंने कहा कि मुख्यतः 2 और कुल 4 भेद होते हैं। बच्चों मुख्यतः 2 भेदों के बारे में बात की जाए तो कुछ विद्वान इस प्रकार से मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को ही स्वरों के भेदों में गिनती की जाती है, जबकि संयुक्त स्वरों और पृथक स्वरों को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से कि मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं। और अगर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुल कितने भेद माने जाएंगे? 4 भेद माने जाएंगे, जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर तथा पृथक स्वर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल कितने भेद रहते हैं डेफिनेशन या परिभाषा के अकॉर्डिंग? तो 4 भेद रहते हैं। और जो हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये डेफिनेशन और यहाँ पे जो भेद रहते हैं अलग अलग पूछे जाते हैं। बच्चों अगर आपको किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बैठना, चाहे वो आपका पुलिस हो, पटवारी हो, या फिर अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनमें अगर पूछा जाएगा तो स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों वहाँ पर भी 3 भेद बताए जाते हैं। बच्चों कुछ विद्वान मानते हैं कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कहाँ पे जुड़ जाते हैं? हमारे पास दीर्घ स्वरों में जुड़ जाते हैं, और इनके कुल भेदों की संख्या कितनी बताई जाती है? 3 बताई जाती है। ह्रस्व स्वर, यहाँ से दीर्घ स्वर, और यहाँ से प्लुत स्वर, इस प्रकार से 3 बनाए जाते हैं। तो ये भी बच्चों साथ में ध्यान में रखिएगा। और अगर स्टेट एग्ज़ाम की बात, इसके अलावा हम जो एग्ज़ाम के बारे में बात करें, चाहे वो आपका टीजीटी की जो कमीशंस रहते हैं, या जो लैंग्वेज जो रहता है लैंग्वेज टीचर, या फिर जो यूपीएससी का जो लेवल रहता है, वहाँ पे डेफिनेशन कंसीडर की जाती है। तो इसलिए वहाँ पे कितने भेद माने जाते हैं? इनके 4 भेद माने जाते हैं। तो ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चला है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। अगर कुछ विद्वान कितने मानते हैं? 3 भेद मानते हैं। और अपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना कि स्टेट एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, या अदर जो एग्ज़ाम रहते हैं एचपी जो स्टेट रहते हैं, चाहे वो एचपी स्टेट हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर कहीं का भी जो एग्ज़ाम हो, वहाँ पर 3 भेद रहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है बच्चों इनके हम 1 बाय 1 हम स्वरों के भेदों के बारे में जानेंगे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि हमारे ये कौन कौन से रहते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। बच्चों ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में अत्यंत ही कम समय लगे। बच्चों क्या लगेगा? अत्यंत ही कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाए तो इनकी संख्या है बच्चों 4 होती है इनकी संख्या। यानी कि जिनके उच्चारण करने में अत्यंत ही कम समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है?
4 होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। यहाँ पे मैंने बोला इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती है बच्चों? अभी हमने पढ़े पीछे कि 11 स्वर होते हैं। अ से लेके औ तक हमने इनकी मात्राएं भी देखी तथा हमने पढ़ा कि स्वर कौन कौन से होते हैं अ से लेके औ तक बच्चे। किंतु यहाँ पे जो पूछा गया है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो बच्चे इन्हीं में से निकल के आएंगे ह्रस्व स्वर आपके। ये जो 4 हैं इन्हीं में से 11 में से ही 4 निकल के आते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कम समय लगता हो। तो बच्चों जब हम अ बोलते हैं तो इसके उच्चारण करने में बच्चों देखिए कितना समय लगेगा। बिल्कुल ही कम समय लगेगा, तो यानी कि अ यहाँ पे हमारा शामिल किया जाता है। आ बच्चों आ में अधिक समय लगेगा, जबकि ई में कम समय, बड़ी ई में अधिक समय लगेगा। इसी प्रकार से उ बोलते हैं कम समय लगेगा, ऊ में अधिक समय है। इसी प्रकार से आपका री आता है। इसी प्रकार से इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। इन्हीं को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा साथ में। इसके बाद हमारे जो दूसरा भेद है इसका दीर्घ स्वर, इसके बारे में देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर होते क्या हैं। ऐसे स्वर जहाँ पे ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे। कितना अधिक समय लगेगा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगे, ऐसे स्वर वर्णों को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। बच्चे जैसे यहाँ पे अ था, अ के उच्चारण करने में कम समय था, जबकि आ के उच्चारण करने में क्या होगा बच्चों? अधिक समय लगता है। इस प्रकार से आ यहाँ पे आता है। इसी प्रकार से ई, बड़ी ई का उच्चारण जब करेंगे तो ई की अपेक्षा अधिक समय लगता है, यानी कि 2 गुना अधिक समय लगेगा। इस प्रकार से ई, बड़ी ई जो है यहाँ पे शामिल की जाती है। जैसे उसी प्रकार से ऊ में कम समय है, जबकि बड़ा ऊ में अधिक समय लगाया जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी रहती है? 3 रहती है। तो ये भी ध्यान में रखना कि इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। बड़ा आ, ई, ऊ। एग्जाम में पूछा जाता है कि आ कौन सा स्वर है, आ कौन सा स्वर है, तो आपके ऑप्शन नीचे दे रखे होंगे। ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, या फिर आपका प्लुत स्वर है। तो आपको पता होना चाहिए आ आपका दीर्घ स्वर होता है। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं हमारे पास जो संयुक्त स्वर होता है कि उन्हें क्या कहा जाता है। बच्चों संयुक्त स्वर यानी कि नाम से थोड़ा सा यहाँ से पता चलता है। संयुक्त यानी कि जहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलते हों और किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हों, उन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, जहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलें और किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करें, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। बच्चे इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। बच्चों ऐसे कौन कौन से हैं? तो बच्चों वो हैं आपके 4 होते हैं। और यानी कौन कौन से हैं आपके? चाहे ए है, बड़ी ए होगी, ओ है तथा ओ है। बच्चों ये हैं आपके 4। बच्चों इनमें मैंने बोला कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। बच्चों देखिए एक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक इन 2 स्वर वर्णों के मेल से बनती है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम अ या आ में ई या फिर बड़ी ई प्लस करें तो किसका निर्माण करते हैं? ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से बड़ी ए का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं? ए का। तो जब भी हम अ या आ में ए प्लस कर दें तो हम किसका निर्माण कर देते हैं? ए का। इसी प्रकार से ओ के लिए हम इस प्रकार से करते हैं, जब भी हम अ या आ में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ को प्लस कर देते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ बच्चों ये औ का निर्माण किस प्रकार से करते हैं ये भी देखिए कि जब भी हम अ या आ में ओ प्लस कर देंगे तो किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए कि ओ किस प्रकार से निर्माण की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक इन 2 स्वरों के मेल से बनी है, तो ये याद रखिएगा अ या आ में ई या फिर बड़ी ई प्लस कर दें तो हम ए का निर्माण करते हैं। बच्चे ये साथ में हमारे जो हम उच्चारण स्थान देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए सहायता करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे लिए संधि विच्छेद जो रहते हैं वहाँ पर भी हमें हेल्प करने वाले हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे उच्चारण स्थान की बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको इसकी विच्छेद पता होंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे अ हमारा कंठ से उच्चारण होता है और ई आपका तालु से होता है।
तो जब पूछा जाएगा कि एक उच्चारण स्थान क्या है, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपस में प्लस करेंगे तो कंठ तालु। तो एक उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु। इसी प्रकार से संधि विच्छेद में पूछा जाएगा कि क्या हेल्प करता है, तो आप बता सकते हैं कि संधि विच्छेद में, जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूँ रमेश, पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, तो बच्चों यहाँ पे ए की मात्रा दिख रही है, यानी कि ए, तो ए इस प्रकार से है, तो बच्चों ये कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ट्रिक बताऊंगा बच्चों आपकी इसकी भी, कि ये किस प्रकार से गुण संधि रहती है। बच्चों जब इसको तोड़ेंगे तो गुण संधि आपको पता है ए किस प्रकार से बनती है, चाहे वो आपका अ हो चाहे वो आ हो, साउंड आनी चाहिए बच्चों यहाँ से लास्ट में, कि रमा आ की साउंड आ रही है, और आगे शुरुआत किससे होनी चाहिए बच्चों, ई से होनी चाहिए। तो बच्चों ईश, यानी कि अ या आ में ई जोड़े, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, कौन सा बनेगा बच्चों, बड़ी आपकी ए बनती है। इस प्रकार से ए जब आपस में जोड़ेंगे तो आ की मात्रा यहाँ से खत्म, ए की मात्रा खत्म, और क्या लग जाएगी, ए लग जाएगी। तो रमेश इस प्रकार से हमारे संधि विच्छेद में हेल्प करने वाले हैं। बच्चों संयुक्त स्वरों को कभी कभी दीर्घ स्वरों में शामिल करके स्वरों के कितने भेद माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। इस पर मैंने अभी बताया आपको कितने भेद माने जाते हैं, 3। और संयुक्त स्वरों की जो संख्या 4 होती है, उन्हें कहाँ पे शामिल कर लिया जाता है बच्चों, दीर्घ स्वरों में शामिल करके दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई जाती है बच्चों, यहाँ पे दीर्घ स्वर होंगे, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई जाती है, 7 बताई जाती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास प्लुत स्वर। कि प्लुत स्वर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने में 3 गुना अधिक समय लगे, या ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। बच्चों ये हमारे हिंदी व्याकरण में एक ही है, कौन सा, जैसे ओम, जिसको हम बोलते हैं ओम, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी ध्वनि के उच्चारण करने में बच्चों 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे उच्चारण करता हूँ मैं, जैसे आप भी करिएगा साथ में, ओम, इस प्रकार से बच्चों इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसके उच्चारण करने में 3 गुना अधिक समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। अब प्राय इसे क्या किया जाता है, हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या रह जाती है, 11 संख्या जो हम पढ़ते हैं। पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो स्वर रहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो बच्चों 11 है। इनमें प्लुत स्वरों को शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण से कितनी संख्या है, 11 संख्या है। परंतु बच्चों कुछ विद्वान इस प्रकार से मानते हैं कि इसको काउंट करके इसकी संख्या 12 बताते हैं, तो कुछ इनकी संख्या, कुल संख्या कितनी बताते हैं, 14 बताते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ विद्वान स्वरों की कुल संख्या कितनी बताते हैं बच्चों, 14 बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि यहाँ से 11 में एक आपका प्लुत स्वर को शामिल कर देते हैं, और बच्चों एक आपका जो दीर्घ री रहती है उसको शामिल करते हैं। बच्चों दीर्घ री इस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से लिखी जाती है दीर्घ री, इसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, इस प्रकार से शामिल किया जाता है। बच्चों एक और भी हमारा जो स्वर रहता है उसको शामिल किया जाता है, जैसे कि लरी है, इसको शामिल करके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या के बारे में बात की जाएगी, तो कितनी बताई जाती है, 14 बताई जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों का, ये भी आपके लिए फैक्ट का काम करने वाला है। अगर आपसे ऑप्शन में 11 ऑप्शन में ना दिया हो, तब ध्यान में रखिएगा कितनी संख्या होगी, 14 होती है। तो वहाँ पे कुल लगा होगा शब्द, पूछा गया कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। अगर ऑप्शन में 11 होगा तो हमारा आंसर 11 रहेगा। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है, उसकी जगह पे 14 है, तो बच्चों वहाँ पे घबराना नहीं है कि क्या आंसर आएगा, तो वहाँ पे आंसर रहेगा 14। ऑप्शन में 11 नहीं होना चाहिए तब। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे। बच्चों हिंदी जो स्वर रहते हैं, इनके आगे हम अंग और अ को भी देखते हैं। बच्चों ये प्राय हम ना तो इन्हें हिंदी वर्णमाला में शामिल करते हैं, ना ही हम इन्हें व्यंजनों में शामिल करते हैं। बच्चों इन्हें एक नाम से पुकारा जाता है, वो क्या है बच्चों, आयोग वाह के नाम से जानते हैं इन्हें। बच्चों किस नाम से जानते हैं इन्हें, आयोग वाह के नाम से जाना जाता है। अगर आयोग वाह वर्णों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है इनकी, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है। कौन कौन से हैं, एक आपका अंग है, दूसरा है आपका अह। बच्चों आयोग वाह यानी कि योग ना होने पर भी क्या है बच्चों, साथ में रहते हैं, यानी कि स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले इनका प्रयोग में लाए जाते हैं, या इनको रखा जाता है, स्थान रखा जाता है इनका। बच्चों स्पेशली अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुस्वार वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चों कितनी है, एक ही है, कौन सा है, वो अंग। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अनुस्वार वर्ण कौन सा है, तो आपका आंसर वहां पे क्या होगा, अंग होगा।
बच्चे इसके बाद हम चलते हैं कि जो हम अभी हमने पढ़ा कि स्वर के बारे में, कि स्वर जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हमने 11 पढ़ी और जिनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इनके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके हमने 4 भेद पढ़े डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और मुख्यतः इनके 3 भेद पढ़े हैं हमने। तो 4 भेदों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण करने में कम समय लगे, अत्यंत ही कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं, साथ साथ में रिपीट कीजिएगा। अ है, आपकी ई है, ऊ है तथा री है। इन्हीं को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर जब हमने पढ़े, ये इसमें हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय अधिक लगेगा, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। जैसे बात करें आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। इसी प्रकार से संयुक्त स्वरों की संख्या के बारे में बात की जाएगी तो कितनी है? इनकी 4 होती है इनकी संख्या। होते क्या है संयुक्त स्वर? यानी कि जहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। एक है आपके पास ए है, बड़ी ए है, ओ है तथा औ है। तो इनको मैंने बताया कि किस प्रकार से ये बनते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, कौन कौन से स्वर आपस में मिलकर इसका ए का निर्माण, ए का, ओ का और औ का निर्माण करते हैं। प्लुत स्वरों को अब हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। इनकी संख्या 1 है, जिसे अब काउंट नहीं करते, और यहाँ तक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों को काउंट कर दिया जाएगा तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और अगर कुल संख्या पूछी जाएगी, अगर ऑप्शन में 11 नहीं होगा तो हमारे पास 14 रहने वाली है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों कि उच्चारण के आधार पर हमने अभी पढ़ा कि स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया कि 11 स्वर होते हैं। अभी हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजनों की अगर नॉर्मली बात की जाएगी तो व्यंजनों की संख्या की आपको बहुत पता ही है कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं। अब वही देखेंगे हम 33 व्यंजन किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर इस प्रकार से बोला जाए जिनका कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बच्चा भी बोला कि जिनके में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। बच्चा जैसे ये क से लेके हमारे जो ग तक के जो वर्ण आते हैं उन्हीं को हम व्यंजन बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे क है, अभी मैंने बोला स्वरों की सहायता से बोला जाता है। बच्चों ये क किस प्रकार से बोला जाता है स्वरों की सहायता? जैसे क में जब हम अ प्लस कर देते हैं तब हम पूरे क का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ख भी हलांत रहेगा, उसमें अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास पूरा ख। इसी प्रकार से ग है, इसमें भी अ जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? हमारे पास ग बनेगा। चाहे बच्चों आपका च हो तो इसका भी हमने इसी प्रकार से बनाते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास व्यंजन रहते हैं उन सभी में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिस कारण से इनमें कौन सा स्वर निहित रहता है बच्चों? अनिहित रहता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? बच्चों शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? कि ऐसा वर्ण जो हर वर्ण के साथ क्या हो बच्चों? निहित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शहीद वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 1 ही है, और वो कौन सा है? अ। क्योंकि अ एक ऐसा स्वर वर्ण है जो हर व्यंजन के निर्माण में सहायता देता है। क का उच्चारण करेंगे तो उसमें भी अनिहित है, ख बोलेंगे उसमें भी अनिहित है, और घ बोलेंगे उसमें भी अनिहित है। इस प्रकार से इसी कारण से इसे शहीद वर्ण भी बोला जाता है। व्यंजनों की संख्या अगर पीछे बात की जाए तो 33 इनकी संख्या रहती है। और अगर इनके भेदों के बारे में पूछा जाएगा तो इनके भेद कितने होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 पे हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है, नंबर 3 पे हमारे पास ऊष्म व्यंजन होता है, नंबर 4 पे हमारे पास संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 पे हमारे पास आपका द्विगुण व्यंजन है। तो ये भी ध्यान रखना कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा द्विगुण व्यंजन होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? तो हमारे पास कितने भेद रहेंगे? इनके 5 भेद रहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं इनको 1 बाय 1 कि सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। कुछ स्पर्श व्यंजन नाम से थोड़ा सा यहाँ से स्पष्ट करेंगे। स्पर्श यानी कि स्पर्श ऐसे व्यंजन वर्ण
जिनके उच्चारण करने में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को मामूली सा या थोड़ा सा स्पर्श करे तो ऐसे जब उनका उच्चारण किया जाए तो उन्हें ऐसे व्यंजन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो वाले आपके? जैसे आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे आपके वर्ग होते हैं। क से लेके म तक के जितने वर्ण आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में बात की जाएगी तो इनकी संख्या कितनी है? 25 होती है, 25 रहती है यानी कि संख्या। अभी मैंने बोला यहाँ पे कि इनके उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो बच्चों जब हम कंठ से बोलते हैं, जैसे क वर्ग है हमारा ये वाला पूरा क वर्ग, तो इसका उच्चारण कंठ से माना जाता है। कंठ से तो माना जाता है, किंतु जब हम कंठ से करते थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा साथ में बोलने का, कि जब हम क बोलेंगे ना, क, ख, घ, घ, ङ, बच्चे यहाँ पे हमारी जीवा का सबसे पिछला भाग कंठ में थोड़ी सी मूवमेंट करता है, हरकत करता है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पर्श करता है हमारा। तो ये थोड़ा सा कंठ में क्या करता है बच्चों, हरकत करती है हमारी जीवा, जिस कारण से इसे स्पर्श व्यंजन में रखा जाता है। इसी प्रकार से जब हम चवर्ग का पूरा पढ़ते हैं तो ये तालु से होता है, यानी कि जब हमारी जीवा ऊपर तालु में टकराती है, च, छ, ज, ज, ञ। तो बच्चे ये सारे के सारे हमारे क्या है, उच्चारण के आधार पे भी देखा जाता है कि कहाँ पे स्पर्श करती है हमारी जीवा, जिस कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। टवर्ग में मुर्दा में टकराती है हमारी जीवा, तवर्ग में हमारी जीवा दंत से टकराती है, पवर्ग में हमारे होंठों से थोड़ा सा हरकत करती है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये सारे के सारे हमारे कहीं ना कहीं जीवा थोड़ी सी मूवमेंट करती है, हरकत करती है, जिस कारण से इनका उच्चारण होता है। इसी कारण से इनका नाम पड़ता है स्पर्श व्यंजन। एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो इसमें संख्या पूछी जाती है कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है? 25 होती है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में बात की जाएगी तो कितनी होती है? 16 होती है। क से लेके आपके ये वाले बीच के आपके जो रहते हैं अंतिम, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण और लास्ट वाला जो आपका वर्ग रहता है, इसको छोड़ के जो ये लास्ट के जो पंचम वर्ण रहते हैं, इनको हटा के जो संख्या बचती है वही हमारे पास क्या रहते हैं? मूल स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा कि मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसके बाद बच्चों दूसरे पे आते हैं हमारे, जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं कि होते क्या हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु अंदर की तरफ खींची जाए, तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। या जब हमारी जीव उच्चारण करते समय जीव मुख के भीतरी भाग को सिर्फ मामूली सा स्पर्श करे, या फिर जिनका उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित रहते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या कितनी है? 4 इनकी संख्या होती है। कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों कौन कौन से हैं? ये आपके य, र, ल तथा व, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। साथ में प्रयास कीजिएगा। इनमें वायु क्या होती है बच्चों? अंदर की तरफ खींची जाती है, य, र, ल तथा व, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी अनुभूति करना, तो इनमें क्या होता है? वायु अंदर की तरफ खींची जाती है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास अंतस ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि ऊष्म व्यंजन के ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न की जाती हो। ऊष्मा यानी कि ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा साथ में प्रयास कीजिएगा कि हथेली को अपने मुंह के आगे रखिएगा और इनका उच्चारण कीजिएगा। तो श बोलेंगे तो हमारी ऊष्मा हाथों पे लगेगी, श बोलेंगे तब भी, स बोलेंगे तब भी, और ह बोलेंगे तब भी हमारी ऊष्मा कहाँ पे लगाई जाएगी? हाथों पे लगाई लगती है, या फिर हथेली पे लगेगी, यानी कि ऊष्मा कहीं ना कहीं बाहर की तरफ फेंकी जाती है। इस कारण से इनका नामकरण क्या होता है बच्चों? ऊष्म, यानी कि ऊष्मा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न की जाती हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी। कितनी संख्या है इनकी? 4 होती है। साथ में यह भी याद रखिएगा कि श, श, स तथा ह होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि श कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता होना श आपका कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन होगा। ऑप्शंस दे रखे होंगे, वहाँ से आपको सिर्फ ऑप्शंस के आधार पर पुट करना है आंसर।
इसके बाद बच्चों आगे है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि यहाँ पे जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि संयुक्त स्वर पढ़े, यानी कि जहाँ पे दो स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते थे, किंतु यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। बस नामकरण थोड़ा सा अलग हुआ है, यहाँ पे स्वर की जगह पे क्या आया है, व्यंजन आया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे व्यंजन है, तो यानी कि जहाँ पे दो व्यंजन मिलकर किसी तीसरे व्यंजन वर्ण का निर्माण करेंगे तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों वो कौन कौन से हैं आपके, तो वो हैं आपके क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। बच्चों ये रहते हैं आपके जहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिलकर किसी तीसरे व्यंजन वर्ण का निर्माण कर दें, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों साथ में ये भी देखिएगा कि क्ष का किन दो व्यंजनों के निर्माण से होता है, इसका निर्माण किन दो व्यंजन वर्णों के निर्माण से होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्ष का निर्माण कैसे हुआ है या किन दो वर्णों के मेल से होता है। तो बच्चों ये है आपका क, धन, षटकोण वाले षटकोण से इसका निर्माण होता है क्ष का। इसी प्रकार से बच्चों त्र है आपका, त, धन, र को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों किसका निर्माण होगा, त्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार से ज्ञ है तो ज्ञ का निर्माण होगा ज तथा ञ से निर्माण होता है इसका। इसी प्रकार से श्र है तो श्र का होता है श, धन, र से इनका निर्माण होता है श्र का। तो बच्चों ये भी ध्यान में रखिएगा, ये उच्चारण स्थान में भी सहायता करेगा। जैसे श का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो क से कंठ, और इससे जो षटकोण वाले श से आपका आ जाएगा मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ बच्चों, कंठ मूर्धा। दोनों को जोड़ेंगे कंठ और मूर्धा को तो क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, कंठ मूर्धा। तो ये भी आपको याद रखने में सहायता करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कैसे होगा। रट्टा नहीं मारना है, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारेंगे। इसके बाद है बच्चों आगे हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कहलाए जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। बच्चों ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें दो व्यंजनों के गुण जिसमें दिखते हों उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जाए, जब हमारी जीवा मुख के मध्य भाग में पहुंचकर झटके के द्वारा किसी वर्ण का उच्चारण करती है तो उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो कितनी होती है, 2 होती है। अब प्राय इन्हें इस प्रकार से लिखा जाता है अढ़ तथा अढ़ में, इसका उच्चारण भी इस प्रकार से किया जाता है अढ़ तथा अढ़। बच्चों ये ढ ढ नहीं होते हैं क्योंकि इनके नीचे बिंदी नहीं लगाई गई है। जो हम ट ठ पढ़ते हैं ट ठ ढ तथा ढ उसके बाद न लिखते हैं, इनके नीचे देखिएगा तो बिंदी नहीं होती है, तो इसलिए इनका उच्चारण क्या होता है ढ तथा ढ, किंतु इनके नीचे बिंदी लगाई गई है तो इसलिए इनका उच्चारण क्या होता है अढ़ तथा अढ़। तो ये भी ध्यान में रखना। ये हमेशा ही वर्ग में इसके आगे लिखे जाते हैं, इस प्रकार से लिखे जाते हैं अढ़ तथा अढ़, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। एक और बात बच्चों यहाँ पे कि इन जो ये 2 वर्ण आपके लिखे गए हैं इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये हमेशा ही कहाँ पे लगाए जाते हैं, या तो मध्य में लगाए जाते हैं या तो अंत में लगाए जाते हैं। शुद्ध वर्तनी में इनका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ घोड़ा, अगर मैं बिंदी नहीं लगाऊँ यहाँ पे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे घोड़ा है किंतु बिंदी नहीं लगाई है तो इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, गोढ़ा। ढ की साउंड देगा ना कि अढ़ की। अगर बिंदी लगा देंगे यहाँ पे तो ये किसका उच्चारण हो जाएगा, घोड़ा। इसी प्रकार से बच्चों ढोलक है, जैसे तो ढोलक अगर मैं बिंदी लगा दूंगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाएगी। तो ढोलक नहीं होती है बच्चों, ढोलक होती है, तो ये वाला नहीं आएगा आपका। तो ढोलक में ढ ये वाला आएगा आपका ढ, ढक्कन वाला, ना कि बिंदी। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी में भी ध्यान रखिएगा, अगर बिंदी लग गई है शुरुआत में तो वो पूरे के पूरे शब्द क्या हो जाता है बच्चों, गलत होता है, क्योंकि शुरुआत ही नहीं होती है इनसे। ये 2 ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे शुरुआत नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। और इनका उच्चारण की बात की जाएगी तो जीभ के अग्रभाग के द्वारा झटके से होता है, अढ़ अढ़, इस प्रकार से होता है बच्चों। अभी बच्चों हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 2 पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने स्वर तथा दूसरा पढ़ा हमने व्यंजन पढ़ा। तो स्वरों में हमने पढ़ा, इनके भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर पढ़े। इसी के साथ हमने प्लुत स्वर भी पढ़े। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 बताई, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 थी और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4। इन सभी को टोटल करेंगे तो हमारे पास संख्या आती है 11,
स्वर स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 प्लस स्वर को शामिल नहीं करते हैं। इसी के साथ हमने व्यंजनों में पढ़ा है कि कितने व्यंजन होते हैं, हमारे पास 33 व्यंजन रहते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेके म तक हमारे क्या रहते हैं, स्पर्श व्यंजन रहते हैं। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन में भी हमने पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। य, र, ल तथा व ये संख्या रहती है इनकी 4। इसी प्रकार से उसमें व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 होती है। कौन कौन सी है, ये वाली आपकी श है, षटकोण वाला श, स तथा ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। बच्चे जब इनको आपस में काउंट करेंगे तो इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कितने वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं 33। जो हमें पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, जो हम बताते हैं 33 होती है। तो ये यहीं से मिलकर बनाई जाती है कि जिसमें कौन कौन से काउंट किए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजनों को आपस में प्लस करके हमारे पास व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी आती है, 33। किंतु यदि इसमें अगर हम संयुक्त स्वर वर्णों को भी जोड़ दें, जो कितनी संख्या है इनकी 4 होती हैं। कौन कौन से हैं आपके, श, त्र, ज्ञ तथा श्र। इनको अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, इनकी 37 हो जाती है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 होती है। आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जिनके पैरों में नीचे बिंदी लगाई जाती हैं, वो वाले हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, अढ़ तथा अढ़ ये होते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़कर इन व्यंजनों में शामिल कर लिए जाते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाती है व्यंजनों की, 39। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास कितनी रहने वाली है, कुल व्यंजनों की संख्या 39। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 होती है। जबकि सिर्फ व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 33 होगी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि व्यंजनों की संख्या 33। यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, सिर्फ व्यंजन पूछा जाए, जब कुल शब्द लगा दिया जाएगा तो कितनी संख्या होगी, 39। कुल व्यंजनों में किसे शामिल किया जाता है, तो संयुक्त व्यंजन और आपके द्विगुण व्यंजनों को जब यहाँ पे शामिल किया जाता है इनमें 33 व्यंजन वर्णों में, तब इनकी संख्या कुल 39 होती है। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से देखिए कि 11 स्वर, 39 हमारे पास व्यंजन आए। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या आती है वर्णों की, वो कितनी आती है, 50। किंतु अभी हमने पीछे पढ़ा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। किंतु अभी मैंने पीछे भी बताया कि 2 आपके अयोग वह वर्ण होते हैं जिन्हें ना तो हम स्वरों में काउंट करते हैं, ना ही व्यंजनों में काउंट करते हैं। तो किस प्रकार से कुल संख्या कितनी आती है, 52। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूरा सीक्वेंस भाई याद रखिएगा कि 11 स्वर व्यंजनों की कुल संख्या बारे में बात की जाएगी तो 39 और 50 हमारे इस प्रकार से वर्ण होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 52 वर्णों की संख्या आती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पूरे आपको वर्ण बता दिए, जो हिंदी वर्णमाला में हम जो 52 वर्ण पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से व्यंजनों की संख्या 39 बताई जाती है, 33 बताई जाती है, और स्वरों के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। एग्जाम में यहाँ तक जैसे मर्जी क्वेश्चन बनेगा, मुझे पता है आप यहाँ तक अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों हमारे पास जो फॉर्मेट रहेगा कि वर्ण रचना के डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पूछे जाते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो बच्चों ये अभी मैंने आपको बताया कितने भेद है उच्चारण के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा। तो कितने भेद होंगे, 2, एक स्वर है, दूसरा हमारे पास व्यंजन। 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुल पूछे जाएंगे तो कुल व्यंजन हमारे पास 39। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे है वायु संवेग के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, एक अल्प प्राण है, दूसरा हमारे पास महाप्राण है। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर भी कितने भेद होंगे, आपके 2 ही भेद होंगे। एक है घोष या संघोष वर्ण और दूसरा है आपका अघोष वर्ण। तो बच्चों ये वाला हमने पढ़ लिया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं, 2। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वायु संवेग के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होंगे। तो इसमें अभी बताया कि 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण।
तो यहाँ डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि अल्प प्राण होता क्या है बच्चों। अल्प यानी कि कम, प्राण यानी कि वायु, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाए उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ण रहते हैं कि जिनके उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम वायु, डेफिनेशन से भी मैं क्लियर करवाऊंगा और आपको ट्रिक के माध्यम से भी क्लियर करवाऊंगा कि अल्प प्राण क्या रहते हैं। तो बच्चों अल्प प्राण मैंने बताया कि जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। और बच्चों यहाँ पे ट्रिक मैंने बताई, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग बच्चों, वर्ग आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। कवर्ग का अगर पहला वर्ण के बारे में बात की जाएगी तो पहला वर्ण ये होगा, चवर्ग का ये वाला होगा, टवर्ग का भी ये वाला होगा, तवर्ग का ये वाला होगा, पवर्ग का ये वाला होगा। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इस प्रकार से रहते हैं। और ट्रिक क्या है बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का यानी कि क, ग, ङ अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। च, ज, ञ अल्प प्राण, ट, ढ, ण अल्प प्राण, त, ध, न अल्प प्राण होते हैं बच्चों। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि क्या रहते हैं। मैंने बोला जिनके उच्चारण करने में कम वायु, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, जिनके उच्चारण करने में कम वायु। तो साथ में रिपीट कीजिएगा, क के उच्चारण करने में क्या है, बिल्कुल ही कम वायु है। ख अधिक वायु, ग, घ अधिक वायु, ङ में फिर से कम, क, ख, ग, घ, ङ। इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ञ इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इनकी उच्चारण करने में क्या है बच्चों, कम वायु प्रयोग में लाई जा रही है। ट, ठ अधिक वायु, ड कम वायु, ढ में क्या बच्चों अधिक वायु, इसी प्रकार से अण में भी क्या है, कम वायु। तो यानी कि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखा कि इनके किस प्रकार से याद रखेंगे कि कौन कौन से आपके अल्प प्राण रहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपके क्या है, अल्प प्राण रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये भी रखिएगा कि जो हमने अभी पीछे पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो रहते हैं वो भी यहीं पे शामिल किए जाते हैं। य, र, ल तथा व। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, कम वायु प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इन्हें भी कहाँ रखा जाता है, अल्प प्राण में रखा जाता है। इसके साथ साथ जो आपका द्विगुण व्यंजन का र है उसे भी यहाँ पे शामिल किया जाता है अल्प प्राण के अंदर। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास महाप्राण। तो महाप्राण यानी कि अधिक वायु, महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग में लाई जाए उन्हें हम महाप्राण कहते हैं बच्चों। जैसे यह भी मैंने पीछे बताया, एक आपको इस प्रकार से बताया, तो यहाँ पर मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखिए, क के उच्चारण करने में कम वायु थी, अभी पीछे बताया। ख के उच्चारण करने में क्या है बच्चों, अधिक वायु, क, ख, ग, घ अधिक वायु है, और अंग्यों में भी क्या है, कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से छ तथा झ में क्या है बच्चों, कम वायु है। ठ में अधिक वायु, सॉरी बच्चों यहाँ पे अधिक वायु प्रयोग में लाई जाती है। ठ में भी, ढ में भी अधिक वायु, थ में भी अधिक वायु, ध में भी क्या है, अधिक वायु। जबकि जो आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है इनमें कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे जैसे जितने भी ऊष्म व्यंजन हमने पीछे पढ़े वो भी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। जैसे श है आपका, षटकोण वाला श है, स है तथा ह है। इनके उच्चारण करने में भी क्या है, अधिक वायु प्रयोग में लाई जाती है। श, स, स, ह, यानी कि इनके उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार से अढ़ है, ये जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, द्विगुण व्यंजन का एक ये आपकी संख्या में दूसरा है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों ये दो होते हैं बच्चों। डेफिनेशन है ऊपर, तारत्व या फिर प्रकंपन। अब हम कंपन के आधार पर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ण रहते हैं जिनमें कंपन पैदा होती है। तो बच्चों इसके आधार पर दो भेद होते हैं, एक है आपके पास घोष वर्ण, दूसरा है आपका अघोष वर्ण।
घोष वर्णों को संघोष वर्ण भी बोला जाता है, तो ये भी यह ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि घोष वर्ण क्या है और संघोष क्या है, दोनों एक ही नाम है। अब घोष वर्ण क्या होते हैं? जिनमें कंपन पैदा हो, जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम घोष वर्ण बोलते हैं। और यहाँ पर भी ट्रिक देता हूँ, जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारे पास घोष वर्ण कहलाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाया जाता है? घोष वर्ण कहलाया जाता है। अब बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने बोला कि कंपन पैदा होती है। बच्चों क के उच्चारण करने में कोई कंपन नहीं है, ख के उच्चारण करने में भी कोई कंपन नहीं, जबकि ग बोलेंगे बच्चों गले में थोड़ी सी कंपन पैदा होती है। अगर आप साथ में प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा कि कंपन पैदा हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो साथ साथ में प्रयास कीजिएगा। ग है घ, ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं बच्चों ज्ञ। इसी प्रकार च, छ, ज, ज, ञ, यहाँ पर भी बच्चों कंपन है। ज, झ, ञ में कंपन है। ट, ठ में कोई कंपन नहीं। ड, ढ, न में कंपन है। त, थ में कोई कंपन नहीं। ध, ध, न, द, ध और न में कोई यहाँ पर भी क्या है बच्चों? कंपन पैदा होगी। इसी प्रकार से प, फ में कोई कंपन नहीं है, जबकि ब, भ और म में क्या है? कंपन पैदा होती है। तो ये होते हैं हमारे पास आपके घोष वर्ण होते हैं जिनमें कंपन पैदा होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ बच्चों ये भी ध्यान में रखिएगा, य, र, ल तथा व आपके क्या कहलाए जाते हैं? घोष वर्ण कहलाए जाते हैं। और एग्जाम्पशन में आपको दे दिया जाता है ह, और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या है आपके पास? ह है। ये कौन सा वर्ण होता है बच्चों? तो ये घोष वर्ण होता है। यहाँ पे कंपन पैदा होता है। ऊष्म व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं, किंतु अभी यहाँ पे घोष वर्णों में भी रखा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी द्विगुण व्यंजन होते हैं उन दोनों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण करने में भी क्या है? कंपन पैदा होती है। अढ़ तथा ढ में भी क्या है? कंपन है। इसी प्रकार से है बच्चों हमारे पास अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण यानी कि जिनमें कंपन पैदा ना हो, कंपन ना हो। तो ये भी कौन कौन से हैं बच्चों आपके? तो इनमें आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके क्या होते हैं? जिनमें कंपन पैदा नहीं होती है। तो ये भी ध्यान में रखिए। जैसे क बोलेंगे तो इसके उच्चारण करने में कोई कंपन नहीं है। ख में कोई कंपन नहीं। घ, घ, ङ इनमें कंपन होती है। तो ये जो फर्स्ट टू हैं इनमें कोई कंपन नहीं। चाहे ट, ठ बोलो चाहे त, थ बोलो, इनमें कोई कंपन पैदा नहीं होती है। इसके अलावा श, षटकोण वाला श है और स है, इनमें भी क्या है बच्चों? कोई कंपन पैदा नहीं होती। अब ह यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। ह आपका यहाँ पे आता है, जो क्या होता है आपका? घोष वर्ण कहलाया जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे पूरे तारतम्य के आधार पर। और जो आज हमने पढ़ा उसकी एक मैं थोड़ी सी समरी देना चाहूँगा आपको यहाँ पे। तो वर्ण रचना के आधार पर अगर से पूछा जाए कि कितने भेद रहते हैं वर्ण रचना के, तो कितने भेद रहेंगे? 3 भेद रहते हैं। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है, और उसी में हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं? आगे 2 भेद हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना कि वर्ण रचना के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर है तथा व्यंजन है। इसी प्रकार से वायु संवेग के आधार पर पूछा जाएगा वर्ण रचना के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? यहाँ पर भी 2 भेद हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। किसके आधार पर? यह ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर पूछा जाएगा तो वो ध्यान में रखिएगा, वायु संवेग के आधार पर। इसी प्रकार से जब पूछा जाएगा तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं, तब भी कितने रहेंगे? 2 भेद रहते हैं। कौन कौन से हैं? घोष हैं तथा अघोष वर्ण रहते हैं, जिनमें कंपन पैदा हो। बच्चों जिस भी माध्यम से पूछा जाएगा हमेशा आंसर आपका कितना आएगा? 2 ही आता है, चाहे उच्चारण के आधार पर, चाहे वायु संवेग के आधार पर हो, चाहे वो आपका तारत्व हो या फिर प्रकंपन के आधार पर हो। कितने भेद रहेंगे? हमेशा ही 2 भेद रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही बच्चों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।